So, good evening, students. This is Dr. Shubham Mittal this side. I'm a consultant ENT specialist at Apollo Hospitals, Greater Noida. So, I'll be discussing some previously year asked questions that have been asked in ENT specialty from NEET PG, AIMS, INICT, and your FMG examinations. So, yes, the first question, Kizelbach's plexus or the little series contributed by all of the following except. बहुत ही ज़्यादा easy question है. Let's try to understand this. If we understand the blood supply of the nasal septum, supposedly होता क्या है यहाँ पे देखो, external carotid artery की दो ब्रांच आती हैं, फेशियल और मैक्सिलरी. फेशियल के ऊपर ब्रांच जाती है, दैट इज़ सुपीरियर लेबियल. मैक्सिलरी की दो ब्रांचेस जाती हैं, वन इज़ द स्फीनोपैलेटाइन, अनदर वन इज़ द ग्रेटर पैलेटाइन. ठीक है, अब आते हैं ऊपर से. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है ऑफ्थैल्मिक. ठीक है, ऑफ्थैल्मिक की दो ब्रांचेस होती है, वन इज़ द एंटीरियर इथमोइडल एंड अनदर वन इज़ द पोस्टीरियर इथमोइडल. तो यार यहाँ पे बड़ा एविडेंटली क्लियर है, अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे कि ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स जो आपस में मिल रही है इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम, दिस इज़ द लिटल एरिया और द किज़लबैक्स प्लेक्सस. एविडेंट है एकदम डायग्राम में कि कौन सी ब्लड वेसल है जो कि किज़लबैक्स प्लेक्सस का पार्ट नहीं है, दैट इज सिंपली द पोस्टीरियर इथमोइडल. तो यार इट इज़ अ वेरी इनफैक्ट वेरी इजी सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, देन विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो टू द दैट आंसर इज posterior ethmoidal. चलो, shifting to the next question is, a 7-year-old child while playing fell down. He has developed nasal blockage on both sides and there is swelling around the nose. What is the further treatment of the child? यार सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें हुआ क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. 7 साल का बच्चा नीचे गिरा, उसको लगी चोट, नेज़ल ट्रॉमा होने के बाद हुआ क्या होगा कि ये सपोजिडली है सेप्टम. ठीक है, सेप्टम के दोनों तरफ बन गया होगा सेप्टल हेमाटोमा. ठीक है, सेप्टल हेमाटोमा बना है. इसमें बेसिकली एग्जामिनर घूम फिर के क्या पूछना चाह रहा है कि सेप्टल हेमाटोमा का इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होता है. यार सेप्टल हेमाटोमा ना एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेप्टम के दोनों फ्लैप्स के अंदर जो है ब्लड इकट्ठा हो गया है. ठीक है, दोनों तरफ ब्लड इकट्ठा हो गया है, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हेमाटोमा. अगर मैंने इसका इमीडिएटली इंसीजन देके, इंसीजन और ड्रेनेज करो, चाहे आप एस्पिरेट करो, अगर नहीं किया तो इट विल लीड टू नेक्रोसिस और सेप्टम टोटली ख़त्म हो जाएगा. तो इसमें सिंपल है यार, ऑप्शंस क्या क्या दिख रहे हैं इसमें. एंटीरियर नेजल पैकिंग, स्टार्ट इंट्रावीनस स्टेरॉइड, स्टार्ट कॉर्टिकल स्टेरॉइड थेरेपी. इनमें से कुछ भी नहीं करना, इमीडिएटली सेप्टम हेमाटोमा को दोनों तरफ से यहाँ से एस्पिरेट करो, हेमेटोमा एकदम नॉर्मल हेमेटोमा ड्रेन आउट हो जाएगा और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेप्टम. तो कुछ इतना इसमें एक्स्ट्रा एम्फोसिस डालने का नहीं है, सिंपली पूछा गया कि सेप्टल हेमेटोमा का मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है, ठीक है, चलो विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सीक्वेंस ऑफ ऑडिटरी पाथवे. अगेन अ वेरी इजी सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन. यार मैं तो सिंपली एक निमोनिक तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ, साथ के साथ हमेशा याद रखना ऑडिटरी पाथवे का एक बड़ा सिंपल निमोनिक होता है, दैट इज़ ई कोलाई एम ए. इकोलाई एम ए, इकोलाई बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, उसके आगे बस एम ए ऐड करना है. ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर एट्थ नर्व, सी स्टैंड्स फॉर कॉक्लियर न्यूक्लियस, O stands for olivary nucleus, superior olivary nucleus. ठीक है, L stands for lateral lemniscus, I stands for inferior colliculus. ठीक है, तो इसमें अगर हम इसी पाथवे को जाते जाएं तो सबसे पहले देखते हैं कॉक्लियर न्यूक्लियस, उसके बाद ओलिवरी न्यूक्लियस, उसके बाद लेटरल लेमिनिस्कस और इन्फीरियर कॉलिकुलस. आंसर इज़ बी. तो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी निमोनिक का. इकोलाई में से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो. मैं पिछले क्वेश्चन के बारे में एक बार आंसर मार्क कर देता हूँ, दैट इज़ द एस्पिरेशन ऑफ द सेप्टल स्वेलिंग, जो पिछला अभी आपको सेप्टल हेमाटोमा का मैनेजमेंट बताया था. ठीक है, अब आ जाते हैं हम, तुम्हारा रिडक्शन राइनोप्लास्टी इज़ डन फॉर. यार बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं इसमें एक बार आपको क्लियर कर लेता हूँ कि राइनोप्लास्टी होती क्या है. देखो, सेप्टोप्लास्टी इज़ द करेक्शन ऑफ द सेप्टम, राइनोप्लास्टी इज़ द करेक्शन ऑफ बेसिकली द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द नोज. रिडक्शन राइनोप्लास्टी किस में करेंगे, जिसमें पहले से ज़्यादा है
पहले से ज़्यादा, उसमें हम करेंगे रिडक्शन, और बढ़ाने को क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेशन। ठीक है, बढ़ाने को हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन। इसका मतलब जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हम बढ़ाएंगे, जहाँ पहले से ज़्यादा होगा वहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे। इनमें से एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ द हम्प नोज। हम्प नोज में क्या होता है? ये नॉर्मल सपोजिटली नोज है, नोज ऐसे करके हम्प बन जाएगा। ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे? रिडक्शन राइनोप्लास्टी। ठीक है, सैडल नोज होगी, सैडल में क्या होता है? वो पहले से ही डिप्रेस्ड हो गई है, वहाँ पे हम करेंगे ऑगमेंटेशन। ठीक है, क्रोकेड नोज में सिंपल सेप्टोराइनोप्लास्टी। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिडक्शन राइनोप्लास्टी इज डन फॉर, सो बेसिकली हम्प नोज में, सैडल नोज में ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट्जलबर्गर साइन इज डिफाइंड एट यार। पहले सबसे पहले याद रखो हिट्जलबर्गर साइन मिलता किस में? हिट्जलबर्गर साइन मिलता है आपको अकाउस्टिक न्यूरोमा में। अकाउस्टिक न्यूरोमा का सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन इज हिट्जलबर्गर साइन। होता क्या है अकाउस्टिक न्यूरोमा? इट इज़ अ ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द सेरिबेलोपोंटाइन एंगल। ठीक है, ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द सेरिबेलोपोंटाइन एंगल इन्वॉल्विंग द वेस्टिबुलर नर्व। हिट्जलबर्गर साइन होता क्या है कि इट इज़ द हाइपोस्थीजिया ऑफ द पोस्टीरियर मेटल वॉल। किस वजह से होता है? फेशियल नर्व के कंपोनेंट इन्वॉल्व होने की वजह से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट in the case of acoustic neuroma leads to hypoesthesia of the posterior meatal wall, corneal paresthesia of face, delayed blink reflex, totally unrelated to this Hitzlsperger sign. So Hitzlsperger sign किस में मिलता है? acoustic neuroma में। acoustic neuroma when there is involvement of the facial nerve component posterior meatal wall में hypoesthesia हो जाता है, जिसको हम Hitzlsperger sign बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जजावे फ्रैक्चर ऑफ द नेजल सेप्टम फ्रॉम ब्लो फ्रॉम द। यार एक निमोनिक बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं, लाइफ टाइम याद रखना, बड़ा सिंपल है। मैं याद रखता था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी साहब थे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी। तो जजावे में हमेशा फ्रंट से ट्रॉमा आता है। ठीक है, जजावे में फ्रंट से ट्रॉमा आता है, फ्रंट या फ्रंटोलेटरल। और दूसरा कौन सा बचता है फिर? शेवालेट। अगर तुमसे क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया जाता कि शेवालेट फ्रैक्चर इज सीन इन, तो शेवालेट फ्रैक्चर में ब्लो कहाँ से आता है? शेवालेट में आता है बिलो से। ठीक है, तो बस मुझे जजावे याद रखना, जॉन एफ कैनेडी से जजावे में फ्रंट से होता है, तो शेवालेट में बिलो से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 35-year-old मेल प्रेजेंट्स विद सेंसरी डेफनेस सिंस 1 year, वर्टाइगो सिंस 6 months and tinnitus for the last week. On tuning fork test, Weber was lateralized to the normal ear and Rene's test was positive. Patient is suffering from. Yeah, try to understand this question. Very direct question. मैं एक चीज़ बताता हूँ, मिनियर्स डिसीज़ में एक निमोनिक होता है TVS। ठीक है, जब सबसे पहले टिनाइटस आता है, फिर वर्टाइगो आता है, और उसके बाद सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। उसका जस्ट अपोजिट होता है तुम्हारा लर्मोये सिंड्रोम, जिसमें SVT का निमोनिक चलता है। उल्टा एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है, जिसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस पहले आती है, फिर वर्टाइगो आता है, फिर आता है टिनाइटस। अब क्वेश्चन पढ़ो, सेंसरी डेफनेस पहले आई, उसके बाद आया तुम्हारा वर्टाइगो, और उसके बाद आया लास्ट में टिनाइटस। पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर इज लर्मोये सिंड्रोम। इसमें से ऑप्शन हम ओटोस्क्लेरोसिस रूल आउट करेंगे, उसमें सेंसरी ह्यूरल का कंपोनेंट नहीं होता है। लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबिटिस विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM। अगेन कंडक्टिव हियरिंग लॉस का ओटोस्क्लेरोसिस में, फिर अगेन कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो ऑप्शन 2 ही थे जो आपको करने थे रूल आउट, दैट इज मिनियर्स एंड द लर्मोये सिंड्रोम। ठीक है, ईजी आई सपोज। ठीक है, next question. A 25-year-old young swimmer came with complaints of itching and pain in the right ear since 2 days. On examination, the patient cried as the surgeon pulled the ear pinna. He also noticed that the ear canal was narrowed, edematous, and the skin is red. The disease the swimmer is suffering from. Very important question. देखो यार एक चीज़ समझना, जब भी आपको ये वाली टिपिकल कंप्लेंट्स मिलती हैं, एक यंग पेशेंट, और अगर मान लो उसका पिन्ना पुल किया गया, तो उसको एक तरह से क्या हुई है? टेंडरनेस।
उसको क्या हुई है, टेंडरनेस। इसमें अब कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते, सबसे पहले तो ये समझो ओटोमाइकोसिस नहीं हो सकता। ओटोमाइकोसिस इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल इसलिए नहीं हो सकता, टिपिकली मेंशन करेगा एक एजेड पेशेंट, ज़्यादा एज का पेशेंट होगा 60-70 के आसपास का, और डायबिटीज़ वर्ड मेंशन करेगा। प्लस उसमें और ज़्यादा कंप्लेंट्स होते हैं लाइक ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज एंड एक्सक्रूशिएटिंग पेन। दो ऑप्शंस बचते हैं, वन इज़ फरंकल एंड वन इज़ एक्यूट डिफ्यूज एक्सटर्नल ओटाइटिस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इन दोनों में से आपको रूल आउट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्यूज डिफ्यूज एक्सटर्नल ओटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, ग्राफ ये बेसिकली पियोटन ऑडियोमेट्री का ग्राफ है, बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन इसमें दिखा रखा है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि सेलेक्ट वन ऑप्शन। यार ये टिपिकली 2000 हर्ट्ज पे करेक्टरिस्टिक डिप, 2000 हर्ट्ज पे करेक्टरिस्टिक डिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कारहार्ट्स नॉच। कारहार्ट्स नॉच टिपिकल फीचर ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। 2000 हर्ट्ज पर करेक्टरिस्टिक डिप इज कॉल्ड एज द कारहार्ट्स नॉच सीन इन ओटोस्क्लेरोसिस। नॉइज इंड्यूस्ड हेयर लॉस में क्या मिलता है, अकाउस्टिक डिप, अकाउस्टिक डिप और द बॉयलर्स नॉच, ये मिलता है 4000 हर्ट्ज पे, 4000 हर्ट्ज पे मिलेगा। मिनियर्स में टिपिकली कौन सा मिलता है, अपराइजिंग कर्व सीन इन मिनियर्स, नॉट अगेन ओटोटॉक्सिसिटी नहीं हो सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एक्सरे दिया गया, बहुत सिंपल है, ये कौन सा साइन है, दिस साइन दैट इज बीइंग डिपिक्टेड इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टीपल साइन, स्टीपल साइन। देखो यार जब भी थ्रोट के ईएनटी के एस्पेक्ट में ना दो बड़े फेमस व्हाट एक्सरेज है, वन इज द स्टीपल साइन एंड सेकंड वन इज द थंब साइन, ठीक है। थंब साइन एंड द स्टीपल साइन, स्टीपल साइन इज सीन इन लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, एलटीबी, एलटीबी का दूसरा नाम होता है क्रूप, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी है। थंब साइन किस में मिलता है, थंब साइन इज टिपिकली सीन इन एपिग्लोटाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली स्टीपल साइन पूछा गया विच इज सीन इन क्रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन कंडक्शन इज डिक्रीज्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, बोन कंडक्शन इज डिक्रीज्ड इन। यार इसमें ना वैसे भी अगर अकल थोड़ी सी कम काम कर रही हो उसके बाद भी देखो, इसमें से 3 ऑप्शन तो कंडक्टिव डेफनेस के हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन तो कंडक्टिव डेफनेस के हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कॉक्लियर डिसीज जिसमें सेंसरी न्यूरल कंपोनेंट होता है। इसमें बेसिकली पूछा क्या गया कि बोन कंडक्शन किस में ख़राब होगा, बोन कंडक्शन किस में ख़राब होगा, बेसिकली सेंसरी न्यूरल डिसीज जिसके बारे में बात करेंगे तो उसमें बोन कंडक्शन ख़राब होगा। तो उस द ओनली ऑप्शन दैट इज कॉक्लियर डिसीज। ऑसिकुलर नेक्रोसिस, ऑसिकुलर डिस्क्रप्शन तो सेम, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के आएंगे, टिम्पैनिक परफोरेशन अगेन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। सो बोन कंडक्शन डिक्रीज इन विच डिसीज, कॉक्लियर डिसीज, क्योंकि उसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 37-year-old male patient diabetic ketoacidosis is admitted in ICU. On ENT examination, he is found to be having blackish mass in the nose and necrosis of skin of external nose. What is the diagnosis? Easy question. In fact, when I was doing my post graduation, we had done number of cases regarding that. We were doing functional endoscopic sinus surgery for that. A simple answer है that is the mucormycosis, blackish discoloration inside the nasal mucosa, blackish discoloration inside the nasal mucosa, very highly aggressive disease, typically diabetic patient होते हैं, kidney patients होते हैं, उनमें ही देखो मिलकर aggressive disease होती है, eyes की तरफ भी बढ़ जाती है। We had operated number of cases of mucormycosis. It cannot be rhinoscleroma, it is caused by Klebsiella rhinoscleromatis, totally different disease. Again cannot be lupus vulgaris, lupus vulgaris में nose में typically pinkish reddish दिखेगा, and it cannot be cavernous sinus thrombosis.
ठीक है. A 30-year-old female present to ENT OPD with complaint of vertigo for few seconds without any hearing loss. Doctor initially performed a diagnostic maneuver and the try to treat the patient with a therapeutic maneuver. Identify the diagnostic maneuver. Very easy question. The diagnostic maneuver mostly that you people will be asked is the Dix-Hallpike maneuver. यार सिमॉन्स, मैं आपको ना एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ. देखो सीमॉन्स मैन्यूवर, एप्लीज मैन्यूवर, ठीक है, ब्रैंडन डारोफ मैन्यूवर, ये सारी की सारी ना थेरापेटिक मैन्यूवर होते हैं. द ओनली डायग्नोस्टिक मैन्यूवर इज द डिक्स-हालपाइके मैन्यूवर. ठीक है, ये भी थेरापेटिक होती है, ये भी थेरापेटिक हो गई, ये भी. ठीक है, सो ओनली डायग्नोस्टिक इज डिक्स-हालपाइके मैन्यूवर. Symptom not favoring the diagnosis of inverted papilloma. Again a very easy question. यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, राइनोरिया होगा, डिप्लोपिया भी हो सकता है, द डिसीज एक्सटेंसिव, ट्रांसलूसेंट ब्लडलेस मास. यार ये तो हो ही नहीं सकता. इन्वर्टेड पेपिलोमा ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके अलग अलग नाम होते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रिंगर्ड्स ट्यूमर, ऑल्सो कॉल्ड एज द श्नाइडेरियन पैपिलोमा. ठीक है, इसमें ब्लड स्टेन डिस्चार्ज मिलता है, ब्लडलेस हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन इज डी. ठीक है, द पैथोग्नोमिक टेस्ट फॉर CSF इन सस्पेक्टेड CSF राइनोरिया इज. यार अगर क्वेश्चन पैथोग्नोमिक पूछा गया ना, पैथोग्नोमिक एकदम हाईली गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट को पैथोग्नोमिक बोलेंगे. CSF राइनोरिया के केस में द पैथोग्नोमिक इज बीटा-2 ट्रांसफेरिन. बीटा-2 ट्रांसफेरिन इज पैथोग्नोमिक टेस्ट फॉर CSF. यार देखो हैंडकरचीफ, हेलो तो ये आप इनिशियल टेस्ट में कर सकते हो, ग्लूकोज कंसंट्रेशन. A, B एंड C के जो ऑप्शन है इनिशियल टेस्ट है, पर अगर आपसे पूछा था एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड पैथोग्नोमिक, दैट इज ओनली बीटा-2 ट्रांसफेरिन. ठीक है, टारगेट साइन इज सीन इन अ ब्लड टेस्ट फ्रॉम नेजल डिस्चार्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. यार टारगेट साइन होता क्या? टारगेट साइन और द डबल हेलो साइन. टारगेट साइन इज द डबल हेलो साइन में क्या होता है, देखो ऐसे ब्लड का डॉट बन जाएगा, साइड में एक हेलो बन जाएगा, डबल रिंग बोल दो, टारगेट साइन बोल दो, हेलो साइन बोल दो. ये सिर्फ और सिर्फ ट्रोमैटिक CSF लीक में मिलेगा. ठीक है, फ्रैक्चर मैस्टोइड. यार मैस्टोइड तो ईयर का कंपोनेंट हो गया ना, यहाँ पे नेजल डिस्चार्ज है, वो हो नहीं सकता. स्पॉन्टेनियस CSF लीक में ब्लड का कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, तो वो एकदम ही हेलो होगा, तो उसमें टारगेट साइन होगा नहीं, एंड कैन नॉट बी सीन अगेन इन मेनिंगोएन्केफेलोसील. सो द आंसर इज ट्रोमैटिक CSF लीक. ठीक है यार, मोस्ट डेवलप्ड पैरानेजल साइनसेस एट बर्थ. इनफैक्ट मोस्ट डेवलप्ड क्या बोलते हैं, द मेन साइनस विच इज प्रेजेंट इन बर्थ इज द मैक्सिलरी. द मेन साइनस विच इज प्रेजेंट इन द बर्थ इज मैक्सिलरी साइनस. फिनोइड साइनस, इथमोइड साइनस एंड फ्रंटल साइनस कम लेटर. MEFS के निमोनिक से मैं याद रखता था. मैक्सिलरी साइनस हमेशा सबसे पहले आता है, इथमोइड, फ्रंटल, स्फिनोइड बाद में आते हैं. ठीक है, ठीक है. मोस्ट एंटीरियर सेल ऑफ द एंटीरियर इथमोइड ग्रुप. यार वेरी इजी क्वेश्चन. मैं इसमें ना सारे के सारे इनफैक्ट आपको क्लियर करता हूँ. क्या होता है ना, इथमोइडल ग्रुप ऑफ हेयर सेल्स जो होती हैं, इथमोइडल ग्रुप ऑफ हेयर सेल्स जो होती हैं, उसमें उसमें याद रखना कि देर आर नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस. तो देर आर नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन. तो ये मॉडिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, देखो मैं ये याद रखता. एगर नेजाई, एगर मतलब सबसे आगे, सबसे एंटीरियर होती है एगर नेजल सेल, जो कि इसमें पूछी गई है. जब भी आपसे ओनोडी सेल्स बोले ना, ON से हमेशा याद रखना ऑप्टिक नर्व. कभी भी ऑप्टिक नर्व के पास कौन सी है, वो होगी ओनोडी सेल्स. एंड लास्ट कम्स द फोविया इथमोइडालिस एंड द हैलर सेल्स. हैलर सेल्स एंड फोविया इथमोइडालिस मोस्टली इन्वॉल्व द पोस्टीरियर इथमोइडल, इनफैक्ट क्लोज टू द पोस्टीरियर इथमोइडल ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो आंसर इज एगरनेजाई सेल. आगे सबसे आगे इज एगरनेजाई, ऑप्टिक नर्व के पास होते हैं ओनोडी सेल. ठीक है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ओपन्स इनटू द इंफीरियर मियाटिस. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. क्या होता है, देखो यार इसमें मैं बता देता हूँ. मिडिल मियाटिस में कौन कौन सा खुलता है. मिडिल मियाटिस में खुलता है आपका मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और मैक्सिलरी, फ्रंटल और एंटीरियर इथमोइडल. मैक्सिलरी, फ्रंटल और एंटीरियर इथमोइडल खुलता है तुम्हारा मिडिल मियाटिस में. ठीक है, और आपका इंफीरियर मियाटिस में खुलता है तुम्हारा नेज़ोलैक्राइमल डक्ट.
और स्फीनोइथमोइडल रीसस में, स्फीनोइथमोइडल रीसस फर्दर इनटू द सुपीरियर मियाटस में, ये आपके आते हैं स्फीनोइड और पोस्टीरियर इथमोइडल, ठीक है। सो आंसर इज इंफीरियर मियाटस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूमर नेजोफेरिंग्स, डायरेक्ट क्वेश्चन, फोसा ऑफ रोजनम्यूलर। Most common site of tumor involving in the nasopharynx, the nasopharyngeal carcinoma, is the fossa of Rosenmuller. Very important triad involving the palatal palsy, ipsilateral palatal palsy is the Trotter's triad, very commonly asked. ठीक है। A 40-year-old male teacher presents with complaints of hoarseness, vocal fatigue and neck pain, prolonged fluation. What direct laryngoscopy shows bilateral pin head size, bilateral, इसमें सबसे important है bilateral. Male teacher, voice abuse misuse की history, ठीक है। और swelling भी कौन सी हो रही है डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी में? बायलेटरल। यार डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज वोकल नोड्यूल। अगर ये स्वेलिंग यूनिलैटरल होती एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग तो ये वोकल पॉलिप होता, बट इसमें बायलेटरल है, वोकल नोड्यूल। वॉइस अब्यूज़ की हिस्ट्री होती है, वॉइस मिसयूज टीचर्स के साथ हमारे साथ ही होता है ये वोकल नोड्यूल की हिस्ट्री। इन्फेक्टिव कंडीशंस हैं, एक्यूट लैरिंजाइटिस एंड फेरिंजाइटिस कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स इज, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स इज। या देखो लैरिंजोफेरिंजियल रिफ्लक्स क्या है? जब भी एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स का गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? दैट इज 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एसिड रिफ्लक्स। अब वो लैरिंगोफेरिंग्स में रिफ्लक्स करे, ईसोफेगस में रिफ्लक्स करे, कहीं भी रिफ्लक्स करे, देखो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस कैन बी बेरियम सोलो और व्हाट बायोप्सी और व्हाटएवर, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड, एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एनी रिफ्लक्स ऑफ एसिड इज 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 थायरोप्लास्टी इज फॉर, टाइप 1 थायरोप्लास्टी यार होती क्या है पहले ये समझो, ठीक है। जब भी हम वोकल कॉर्ड की पोजीशन और या टेंशन को चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज थायरोप्लास्टी, ठीक है। इजी निमोनिक याद करा देता हूँ, MLS से मैं याद रखता हूँ, MLS दैट इज, हम ऐसे भी याद रखते हैं, माइक्रोलैरिंजियल सर्जरीज, MLS वेरी फेमस निमोनिक। टाइप 1 इज मीडियलाइजेशन, टाइप 2 इज लेटरलाइजेशन, टाइप 3 इज शॉर्टनिंग, लास्ट बचा टाइप 4। टाइप 4 इज लेंथनिंग। टाइप 1 पूछा तो इसमें वोकल कॉर्ड मीडियलाइजेशन। अ चाइल्ड बॉर्न विद 80% सबग्लॉटिक स्टेनोसिस शुड बी ग्रेडेड एज, यार इसमें क्या है ना, कौन सी क्लासिफिकेशन यूज़ करेगी उसको समझो। कॉटन मेयर क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन फॉर सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। क्या होती है? ग्रेड 1 0 to 50% अगर ब्लॉक हो गया, 0 to 50% ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, ल्यूमेन का, सबग्लॉटिक ल्यूमेन का 0 to 50% इज ग्रेड 1, 51 to 70 इज ग्रेड 2, 71 to 99 is grade 3 और complete obstruction is grade 4, बिल्कुल complete 100% हो गया। तो इसमें क्या 80% falls in the third category, it is grade 3। only vocal fold abductor is, यार vocal fold abductor direct question, very easy question, that is PCA, posterior cricoarytenoid is the only vocal fold abductor। cricothyroid it is the tensor, ये टेंसर है, ये तो सबसे ज़्यादा एडक्शन करता है, ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, और ये दोनों के दोनों भी एडक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक लौता, इनफैक्ट द ओनली वोकल फोल्ड एबडक्टर इज PCA, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन सिवियर डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग इज एट, यार इसमें देखो मैं पूरी WHO क्लासिफिकेशन याद करा देता हूँ। 0 to 25 इज नॉर्मल, ठीक है, 0 to 25 is normal, 26 to 40 is mild, ठीक है, 41 to 55 it is moderate, ठीक है, 56 to 70 it is moderately severe, 71 to 90 it is severe, ठीक है, greater than 90 is profound। अब इसमें पूछा क्या गया है
कि अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन सिवियर डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट किस में होगी यार? बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 71 to 90 वाली कैटेगरी में आता है। मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लायर साइन इज सीन इन। लायर साइन क्या होता है मैं बता देता हूँ। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर में लायर साइन मिलता है। व्हाट इज लायर साइन क्या होता है? एट द जंक्शन जहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे कैरोटिड बॉडी का ट्यूमर हो जाता है, जिससे कि ये इनमें स्प्लेइंग हो जाती है। स्प्लेइंग एट दिस जंक्शन, स्प्लेइंग ऑफ दीज वेसल्स at this junction is called as the Lier sign seen in carotid body tumor. It cannot be lateral sinus thrombosis, okay, which is a complication of what? CSM. It cannot be Meniere's, and it is not totally not related to Graves' disease, hyperthyroidism. ठीक है। false positive fistula test is associated with false positive fistula test क्या होता है? तो अब हमेशा याद रखना, वेरी फेमस निमोनिक इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, बट इनफैक्ट मैं एक लेवल ऊपर चले जाता हूँ, मैं पूछ लूँगा हेनेबर्ट साइन इज सीन इन। हेनेबर्ट साइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉल्स पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट सीन इन कंजेनाइटल सिफिलिस एंड द Meniere's disease. False positive fistula test is congenital, which is what? The Henneberg sign seen in congenital syphilis and the Meniere's disease. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला में नहीं मिलता। मेलिग्नेंट स्क्लेरोसिस नॉट एट ऑल इन कोलेस्टेटोल। और यार फिस्टुला क्या होता है? इट इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है। एबनॉर्मल कम्युनिकेशन जब भी होती है इन दीज टू कम्युनिकेशन का बिटवीन द मिडल एंड द इनर ईयर लीड्स टू व्हाट? फॉल्स पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट। ठीक है। टाइप सी टिम्पैनोग्राम सजेस्ट। टिम्पैनोग्राम के डायग्राम सारे समझा देता हूँ। दिस इज द ए ग्राफ। ए ग्राफ इज द टोटली नॉर्मल ग्राफ। ठीक है। दिस ग्राफ इज ए डी। डी स्टैंड्स फॉर डीप। हमेशा कभी बच्चे डिसरप्शन बोलते नहीं है। डी स्टैंड्स फॉर डीप। ठीक है। दिस इज ए एस। एस स्टैंड्स फॉर शैलो। ठीक है। फिर होता है बी, और अगर ग्राफ टोटली इस तरफ शिफ्ट हो जाए इट इज सी। किस ए इज नॉर्मल। ए डी इज सीन इन डिसरप्शन ऑफ ऑसिकल्स, ऑसिकुलर डिसरप्शन में। एस स्टैंड्स फॉर ओटो स्क्लीरोसिस, ये ओटोस्क्लीरोसिस में मिलता है। यहाँ पे डी डिसरप्शन ऑफ ऑसिकल्स में मिलता है, ऑसिकुलर डिसरप्शन में। ठीक है। दिस कर्व इज बी सीन इन ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, एंड दिस इज सी। जब ग्राफ टोटली उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, सीन इन यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन। ऑप्शंस देख लो। यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन में मिलेगा आपको सी। इफ्यूजन में आपको मिलेगा बी। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस या ओटोस्क्लीरोसिस एस से मिलेगा आपको ए एस। ओटोस्क्लेरोसिस अगेन ए एस। ठीक है। इन बिंग्स टेस्ट ऑन ऑल्टरनेटिव कंप्रेसिंग एंड रिलैक्सिंग द ट्रिगर्स द साउंड इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन। यार वेरी इजी क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन भी समझना है ना, इसमें देखो इजीली ऑप्शंस तीन तो ऐसे रूल आउट हो जाते हैं। ये तीन तो सारे तीनों की तीनों कंडक्टिव हियरिंग लॉस कॉज करते हैं। सिर्फ इकलौता सेंसरी न्यूरल डेफनेस में बचा है। होता क्या है बिंग टेस्ट में आपको बता देता हूँ। बिंग टेस्ट में क्या होता है? वेन एवर वी ऑल्टरनेटिवली प्रेस एंड वॉट रिलैक्स द ट्रेगस, और उसके बाद जब भी हम बोन कंडक्शन टेस्ट करते हैं इस फेज में बाय कीपिंग द ट्यूनिंग फॉर्क ऑन द मैस्टर, दैट इज कॉल्ड एज बिंग टेस्ट। तो होता क्या है? नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के पेशेंट में जैसे ही कैनाल को हम ऑक्लूड करेंगे, जैसे हम कैनाल को ऑक्लूड करेंगे तो साउंड ज़्यादा सुनाई देगी, और जैसी कैनाल ऑक्लूड नहीं होगी तो सॉफ्टर वॉइस सुनाई देगी। तो टिपिकली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। रिक्रूटमेंट फिनोमिना सीन इन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट फिनोमिना कैरेक्टरिस्टिक सीन इन Meniere's disease। इवन होता क्या रिक्रूटमेंट फिनोमिना? इवन 1 डेसिबल ऑफ चेंज ऑफ हियरिंग में पेशेंट को ऐसा सुनाएगा कि पता नहीं कितने डेसिबल का चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगेगा। ठीक है। तो Meniere's का दूसरा नाम एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, नॉट सीन इन ASM, CSM और ट्रोमैटिक परफोरेशन। ठीक है। इन द इंटरनल ऑडिटरी कैनाल द वर्टिकल क्रेस्ट बिल्स बार मार्क्स अ प्लेन बिटवीन। यार पूरा का पूरा ये डायग्राम बना के दिखा देता हूँ तुम्हें आज। एक निमोनिक के साथ ये होता है, देखो बिल्स बार, ये होती है फैल्सिफॉर्म क्रेस्ट। ठीक है।
अब आज याद रखना हमेशा, मेरा सबसे सिंपल निंग होता है, कोल्ड ड्रिंक का नाम होता है 7 अप, ठीक है, दूसरी कोल्ड ड्रिंक का नाम होता है कोक, ठीक है। तो 7 अप होते हैं ना, 7 होती है अप, मतलब 7th नर्व ऊपर, सॉरी 7th नर्व ऊपर, कोक 8th नर्व नीचे, और यहाँ पे होते हैं सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व और इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है। तो ये है बिल्स बार। बिल्स बार इज सेपरेटिंग द सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व एंड द 7th नर्व, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व एंड द 7th विच इज द फेशियल नर्व। वेरी इजी यार, याद रखना। Earliest nerve to be involved in acoustic neuroma, those schools of thought and acoustic neuroma arises from the what 8th nerve, तो कई बोलेंगे कि 8th nerve सबसे पहले इन्वॉल्व होती है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो 5th nerve इज़ द मोस्ट कॉमनली, कुछ लोग 5th nerve की तरफ जाते हैं। इस साइन को भी मैं बता देना, कोई बहुत ही पूछ लिया तो पूछ लेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द टील साइन, ठीक है। if 8th nerve is the option then most, I mean it depend, ये एक ना controversial question होता है जिसमें examiner to examiner depend करता है, in fact books to books भी different होता है, but if 8th nerve is an option you must go for 8th nerve, otherwise go for 5th nerve, ठीक है। in a classical case of Meniere's disease which one of the following statement is true? true देखने, Carhart's notch, Carhart's notch किस में मिलते हैं? ओटोस्क्लेरोसिस, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। शॉर्ट साइन इज यूजुअली, शॉर्ट साइन किस में होता है? अगेन ओटोस्क्लेरोसिस, शॉर्ट साइन और द फ्लेमिंगो पिंक साइन। लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल डेफनेस इज ऑफन सीन, यस लो फ्रीक्वेंसी ही कर्व मिलता है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल डेफनेस मिलता है, पीटीए, दिस इज द राइट आंसर एंड टोटली नॉट एट ऑल डिकम्प्रेशन ऑफ द फेलोपियन कैनाल, ठीक है। Schwartz operation is also called as, very easy question, yes, Schwartz operation also called as the canal wall up operation, also called as the cortical mastoidectomy, ये सारे ना एक ही नाम है, cortical mastoidectomy, canal wall up या Schwartz, ठीक है। नॉट एट ऑल radical fenestration और द modified radical mastoid, अगर modified radical वर्ड यूज़ करा जाए ना तो canal wall down भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर canal wall up या कॉर्टिकल मेस्टेडेक्टमी या श्वार्ट्ज करा जा रहा है तो ये कॉर्टिकल मेस्टेडेक्टमी के लिए। वेरी फेमस क्वेश्चन, ग्रेडिनिंगोस्ट्राइड, ग्रेडिनिंगोस्ट्राइड अगेन अ पार्ट ऑफ पीट्रोसाइटिस, पीट्रोसाइटिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया और द क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, तो उसमें देयर इज कॉम्प्लिकेशन विच इज कॉल्ड एज पीट्रोसाइटिस, ठीक है। तो पीट्रोसाइटिस में आपको ग्रेडिनिंगोस ट्रायड मिलता है जिसमें डीप ऑर्बिटल सीटेड पेन विद ईयर डिस्चार्ज, 5th and 6th nerve palsy, 5th nerve palsy, 6th nerve palsy and ear discharge, ठीक है। 5th nerve palsy, 6th nerve palsy and the ear discharge, 5th से डीप सीटेड पेन होगा, 6th से डिप्लोपिया होगा एंड ईयर डिस्चार्ज सीन इन पीट्रोसाइटिस, दिस इज द ग्रेडिनिंगोस ट्रायड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द कॉर्नर सेप्टम। कॉर्नर सेप्टम क्या होता है यार? जब इट इज़ अ पीट्रोस्क्वायमस सूचर लाइन, इट इज़ अ पीट्रोस्क्वायमस सूचर लाइन जब भी हम कभी भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जब भी मैं इनफैक्ट मैंने खुद से इनकाउंटर किया है कि मैं मैस्टर्ड ऑपरेट कर रहा था, मैं एंट्रम तक जा रहा था, मैंने देखा एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया बीच में जो मुझे लगा एंट्रम की तरह, पर वो एंट्रम नहीं होता, एंट्रम तो नीचे पड़ा होता है, बीच में ये ऐसा एक स्ट्रक्चर आ जाता है विच इज़ कॉल्ड एज द कॉर्नर सेप्टम। तो ये आपका कन्फ्यूजन, इनफैक्ट कन्फ्यूजिंग स्ट्रक्चर होता है विच इज़ द पीट्रोस्क्वामस सूचर लाइन, इट इज़ अ पीट्रोस्क्वामस सूचर लाइन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉर्नर सेप्टम, जो कि कन्फ्यूज करता है कि ऐसा तो नहीं कि एंट्रम्स के साथ ये कन्फ्यूज करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉर्नर सेप्टम। सो फाइनली आई एंड माई टुडेज MCQ डिस्कशन, थैंक यू सो मच।